Hello nursing student, today I am taking the second lecture of biology of behavior unit 2 of psychology. ओके तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर के बारे में कि बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर होता क्या है, उसका इंट्रो क्या होता है, वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। असल में हम लोग बायोलॉजी पढ़ते क्यों है इस साइकोलॉजी में। ओके इस सारे चीजों का सवाल का जवाब हमें मिला था। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक शुरू हुआ था कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारा बॉडी और हमारा माइंड किस तरीके से एक दूसरे के रिलेशनशिप में होता है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने जाना था कि हमारा बॉडी जब बीमार पड़ता है तो हमारा मेंटल कंडीशन किस तरीके से इफेक्ट होता है, और जब हमारा माइंड का कंडीशन खराब होता है तो किस तरीके से हमारे बॉडी का कंडीशन जो खराब होता है। तो इस दोनों के बीच में क्या था, एक रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप को हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने जाना था और अच्छे तरीके से नोट्स भी प्रिपेयर किया था। ओके तो आज का जो टॉपिक है, आज जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। तो जेनेटिक्स का जो है रोल क्या होता है हमारे बिहेवियर पे, और हमारे बिहेवियर किस तरीके से जो है बदलते हैं हमारे जेनेटिक के हिसाब से। ओके तो यहां पे हम लोग मेनली दो तरीके की चीज पढ़ेंगे, फर्स्ट है हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी क्या होता है और एनवायरमेंट क्या होता है, इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करता है, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे और जो है इसका अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाएंगे हर एक लाइन बाय लाइन को, क्योंकि जो है जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम इसको लिख नहीं पाओगे, बिकॉज दैट इज साइकोलॉजी। इसको हमें समझना है, मगप नहीं करना है, खुद से समझेंगे और खुद से जो है इसका आंसर भी लिखेंगे। ओके तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, देखो ये टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक नहीं है, इस चीज के बारे में तुम लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर भी जो जेनेटिक्स था, उसके बाद जो है जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर था उसमें भी जेनेटिक्स था, तो वहां भी जो है तुम लोग इसको पढ़े होंगे हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी क्या होता है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म काम करता है। तो आज भी जो है इसका एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है इसके बारे में पूरा दिया गया है। जब तुम साइकोलॉजी का बुक देखोगे तो सारा हेरिडिटी के बारे में बताएगा, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से ये जो है ट्रांसफर होता है, इस सारी चीज के बारे में पढ़ाई करना है। तो हम लोग आज इसका ओवरव्यू लेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे एक स्टोरी की तरह, और इसको समझ करके जो इसको दिमाग में हम लोग बैठाएंगे। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आता है हेरिडिटी का वो क्या है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। हेरिडिटी क्या है कि हमें जो है जन्म के साथ, ठीक है, जब हम लोग जन्म लिए उस समय हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से क्वालिटीज जो है मेरे साथ थी, हमें विरासत में क्या क्या मिला, वो सारा जो है किसमें आता है, उन सभी का जोड़ जो है हेरिडिटी कहलाता है। कि हमें विरासत में हमें अपने माँ बाप से क्या क्या चीजें मिली, वही तो है हेरिडिटी। इसी में कह रहा है कि बायोलॉजिकली मींस बायोलॉजिकली इट हैज बीन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। तो बायोलॉजिकली अगर इसको हम डिफाइंड किया जाए तो वो सारे क्वालिटीज, वो सारे कैरेक्टर्स जो एक फर्टिलाइज्ड ओवम में होता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब क्या हो गया, यहां अगर हम लोग ओवम कहते हैं तो सिर्फ ओवम होता, ओवम क्या है, गैमेट्स ऑफ फीमेल। ओके और स्पर्म क्या हो गया, गैमेट्स ऑफ मेल। तो जब हमने बोला फर्टिलाइज्ड ओवम मींस ओवम फर्टिलाइज हो चुका है, ओवम में जो है स्पर्म इंटर कर चुका है, तो वहां पे मेल का और फीमेल का दोनों का बात होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो कि इसको जाइगोट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है फर्टिलाइज्ड ओवम में जो है जितने तरह के जो है क्वालिटीज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वही हमारा क्या होता है, हेरिडिटी। ये बायोलॉजिकली तरीके से हमने इसको बताया। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डगल्स एंड हॉलैंड one's heredity consists of all the structure, physical characteristic, function or capacity derived from parents, other ancestry और species। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेरिडिटी है वो क्या चीज करता है, कंसिस्ट करता है, वो सारे चीज को रखता है। कौन सी चीज को रखता है, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, हम किस तरीके से फंक्शन करेंगे, हमारे कैपेसिटी क्या होगा, वो सब कहां से आएगा, हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से, या फिर हमारे स्पीसीज से जो है वो सारे क्वालिटीज, वो सारे कैरेक्टर जो हमें मिलते हैं। तो देखो जब भी मान लो कि एक इंसान है, इंसान का बच्चा इंसान होगा और मुर्गे का बच्चा मुर्गा होगा। ठीक है, इंसान का बच्चा इंसान होगा तो उसे इंसानी तरीके के कैपेसिटी होंगे। ठीक है, वो चल सकेगा, वो बोल सकेगा, वो सोच सकेगा, उसके दिमाग बहुत ज्यादा तेज होंगे, वो अलग अलग तरह के काम कर सकेगा जो एक इंसान कर सकता है। अगर वो एक मुर्गा होता
ठीक है, मुर्गा मीन्स कॉक। तो अगर वो मुर्गा होता तो क्या वो इंसानों की तरह काम कर पाता? नहीं कर पाता। उसका जो है बॉडी का कैरेक्टर, बॉडी का क्वालिटीज क्या है? मुर्गे की तरह होगा। उसका फिजिकल जो है स्टेमिना होगा वो मुर्गे की तरह होगा, और ह्यूमन का जो है ह्यूमन की तरह होगा। तो आज जो है मैंने कंपैरिजन भी किया किससे? मुर्गी और आदमी से। ओके ठीक है। तो यहाँ पे दो जीव था, दो ऑर्गेनिज्म था, दोनों ऑर्गेनिज्म का जो है अलग अलग हेरिडिटी था और अलग अलग जेनेटिक्स था, जिसके हिसाब से जो है उसका अलग अलग फिजिकल फॉर्म बना और फिजिकल स्टेमिना बना। ओके, तो यही जो है डॉकल्सन हॉलैंड साहब ने कह रहे हैं कि हेरिडिटी जो है ये सारे चीजों को रखता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट लिए हैं वो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म फॉलो ए लाइफ साइकिल विच इंक्लूड्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डिक्लाइन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? एक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे कुछ भी चीज हो, जो ऑर्गेनिज्म हो जिसमें जान होता है, चाहे वो पेड़ और पौधे हो, वो सब जो है एक ही लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। वो जन्म लेते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद डिक्लाइन कर जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। सबका लाइफ साइकिल यही होता है। Though there is a special unity in life, the way in which each organism exercise its capacity is different. तो यही वो चीज है जो सभी ऑर्गेनिज्म को एक यूनिटी में रखता है, एक एकता में रखता है, कि यही एक चीज है कि सबका लाइफ साइकिल एक होगा तो वो जो है एक समान का होगा, तो इसको एक यूनिटी में रखता है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का कैपेसिटी अलग अलग होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, हर एक का दिमाग का कैपेसिटी अलग होता है, हर एक का फिजिकल स्टेमिना अलग होता है, फिजिकल फॉर्म अलग होता है। कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई 4 पैरों पे चलता है, कोई 2 पैरों पे चलता है। तो अलग अलग तरह के फिजिकल फॉर्म होते हैं यहां पे, समझ रहे हो। नेक्स्ट लाइन यहीं पे कह रहा है कि दिस इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज आर ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ हेरिडिटी। तो यही जो इंडिविजुअल क्वालिटीज है, हर एक ऑर्गेनिज्म का जो एक पार्टिकुलर क्वालिटीज है, यही बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? ट्रांसमिट करता है थ्रू हेरिडिटी, पेरेंट्स टू पेरेंट्स, जनरेशन टू जनरेशन। जो है ये क्वालिटीज, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है एक दूसरे से जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हेरिडिटी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो यहां पे है वो है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। ओके, तो इस टॉपिक को तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, क्योंकि तुमने 11th पास किया है, 12th पास किया है, फिर ग्रेजुएशन में आए हो। तो चाहे तुम जो है इसको फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे या फिर जेनेटिक्स में पढ़े होंगे या अलग अलग जगह पढ़े होंगे, तो इस चीज के बारे में तुम जानते हो। लेकिन यह टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो हम लोग इसको फिर से एक बार जो है रिव्यू देते हैं कि हेरिडिटी किस तरीके से काम करता है या फिर इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे जब बात करोगे तो किसी भी रिप्रोडक्शन के लिए, किसी भी जेनेटिक का ट्रांसफर के लिए 2 लोगों का जरूरत होता है, एक मेल और एक फिर फीमेल। तो मेल और फीमेल, यहां हम बात कर रहे हैं ह्यूमन्स की। तो ह्यूमन में जो है हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इंसान के शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और फिर इंसान का जो गेमेट्स होता है, मींस उसके स्पर्म सेल और उसके ओवम सेल, अगर जो है फीमेल है तो उसमें ओवम प्रोड्यूस होगा, और अगर वो मेल है तो वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा। तो जितने भी इंसान हैं जो ह्यूमन बॉडी के सेल हैं, वहां पे 2n होते हैं, और जब भी उसके गेमेट्स की बात होती है तो वहां पे n होते हैं, मींस वहां पे जो है 46 का हाफ कर देंगे तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें स्पर्म्स में, और 23 क्रोमोसोम्स होंगे किसमें? ओवम में। तो यहाँ पे वही दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर जो है 23 पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम होता है किसमें? ओवम में। मींस ओवम में क्या होता है? सिर्फ जो है XX क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स। लेकिन जब स्पर्म की बारी आती है तो वहां पे XX क्रोमोसोम जो है 22 पेयर्स होते हैं, परंतु 1 पेयर जो होता है वो X एंड Y होता है। ओके, यही वो डिटरमाइन करता है कि जो बच्चे होंगे वो फिर मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। अगर X जाता है तो वो लड़की बनेगा, अगर Y जाता है तो क्या बनेगा? वो लड़का बनेगा। तो यहां एक मींस ओवम और स्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों में जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फिर यहां पे दोनों क्या करेंगे? स्पर्म और ओवम जो है जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन करेंगे यहां पे जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो ये फिर से यहां पे जो है 2n बन जाएंगे, जो हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएगा 23 पेयर्स में। उसके बाद जो है फिर से मियोसिस होगा, और वहां पे जो है सेल का डिवीजन
स्टार्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे जो है बच्चे तैयार हो जाएंगे, ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जेनेटिक जो है ट्रांसफर होता है, हमारा हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मींस पेरेंट टू सन एंड डॉटर्स। ओके, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, किस तरीके से जो हमारा जीन जो है ट्रांसफर होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो नॉर्मल बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 46 क्रोमोसोम। अगर उसमें से जो है किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके वजह से जो है अल्टरेशन हो जाएगा, एब्रेशन हो जाएगा, मान लो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, तो ये सभी में जो है बहुत सारे डिसऑर्डर होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पे डिसऑर्डर होते हैं। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? तो जैसे फर्स्ट जो यहाँ पे डिसऑर्डर दिया गया है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, मींस जो ह्यूमन में जो है 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, वहां पे जो है 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा बहुत सारा चीज हो जाता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होगा? उसका जो बुद्धि होगा उसका विकास नहीं हो पाएगा, मेंटली जो है वो कमजोर होगा, सोच नहीं पाएगा, इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा। डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर, उसके जो चेहरे का रूप होगा वो अलग ही टाइप का बन जाएगा। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा किस तरीके का जो है डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं। ओके, उसका हार्ट डिफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको चांस होता है कि बहुत ज्यादा हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट डिफेक्ट बहुत ज्यादा होने लगते हैं। फिर डेवलपमेंटल डिले, बहुत देर में उसका डेवलपमेंट होगा, मींस जो बच्चे जो है जितना एज में बहुत ज्यादा विकास कर जाना चाहिए उसी एज में जो है वो छोटे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है जब एक क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है बढ़ जाए शरीर में, मींस 46 के बदले जो है 47 क्रोमोसोम हो जाए, वहां पे डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीज देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डिसऑर्डर आता है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो इसका काउजेस जो होता है वो मेनली फीमेल में देखा जाता है कि फीमेल में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उस 46 क्रोमोसोम में से मेनली 1x क्रोमोसोम जो है अगर माइनस हो जाता है किसी भी तरीके से, किसी भी अल्टरेशन एब्रेशन के वजह से जो है एक एक्स क्रोमोसोम घट जाता है, तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम जैसे चीज देखने को मिल जाते हैं। ये कंडीशन है, ये एक डिजीज है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं? जैसे कि शॉर्ट स्टेटस, मीन जो है जो लड़की होगा वो बहुत ही बौने टाइप का होगा, मीन छोटा होगा। फिर इनफर्टिलिटी, वैसे जो औरत होंगे, वैसे जो वोमेन्स होंगे वो जो है इनफर्टिलिटी होंगे, मीन्स जो है वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होंगे। फिर से हार्ट डिफेक्ट, इनको भी जो है हार्ट डिफेक्ट होने का बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। फिर सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी, वो चीजों को बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत आसानी से वो सीख नहीं पाएगा, उसको बहुत समय लगेंगे, बहुत जो है दिमाग में इंटेलिजेंट उसका कम होता है। ठीक है, तो जितने भी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उसका एक चीज होता है कि उसका जो इंटेलिजेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्टेमिना जो है घट जाता है। तो नेक्स्ट जो सिंड्रोम आ रहा है वो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? ये मेनली बॉयज में होता है, और बॉयज में क्या होगा कि 1x क्रोमोसोम जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इसको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो शरीर में जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो है घट जाएंगे। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटेगा क्या होगा? जो फीमेल्स वाला कैरेक्टर है वो आने शुरू हो जाएंगे। फिर इनफर्टिलिटी, वो जो है उसके स्पर्म्स नहीं आएंगे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, उसमें इनफर्टिलिटी के बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर टोल स्ट्रेचर होगा, जो वो लड़के होंगे जिसमें एक्स्ट्रा एक्स का क्रोमोसोम होगा वो फिर जो है बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, मींस हट्टा कट्टा लंबा जैसा जो है बहुत ज्यादा होता है। फिर लर्निंग डिफिकल्टी, इसे भी जो है सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा जो है उसको मशक्कत करना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं, जो लड़के होते हैं पर उसमें लड़कियों वाले गुण होते हैं, उसमें क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो देखने को मिलता है। बट मेनली वही एक रीजन नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। हाँ, एक ये भी वजह हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, जैसे हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जाने, तो इसके आगे जो है हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स इन जीन। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ चुका है जेनेटिक्स में फर्स्ट ईयर में। तो फिर जो है फिर से हम लोग देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है और जीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि एक क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स।
तो जो क्रोमोजोम्स होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो तुम लोग सब देखे होगे कि डीएनए किस तरीके का होता है, तो क्रोमोजोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सेल्स के न्यूक्लियस जो होता है वहां पे जो है क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। क्या क्या चीज कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है जो कि डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड बहुत सारे प्रोटीन को ये भी रखते हैं। एंड इज ऑर्गेनाइज इनटू जीन, और ये जो है जीन के लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि जीन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ मेनी जीन, जितने भी क्रोमोजोम्स होते हैं वो बहुत सारे जीन से बने होते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे जीन से बने होते हैं। तो फिर जो है ए मैन हैज प्रोबेबली नॉट लेस देन 2000 एंड नॉट मोर देन 50,000 जीन्स इन द क्रोमोजोम। एक मैन जो है, एक पर्सन जो है, अगर उसकी बात करें तो वो जो है नॉर्मली ना ही जो है 2000 से कम जीन रखता है और ना ही जो है 50,000 से ज्यादा जीन रखता है। मींस अगर देखा जाए तो 2000 से लेकर 2000 से लेकर के जो है 50,000 जीन जो है उसके क्रोमोजोम्स में होते हैं। एक मैन के पास जो इतने सारे जीन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इस जीन इज डिटरमाइन ऑफ ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सच एज स्टेटनोस और डीप लोब्ड ईयर। जितने भी जीन हैं उसका एक जो है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पेसिफिक क्वालिटी होता है। जैसे कि किसी का एक नाक सीधा है तो उसके लिए जो है क्या रीजन होगा, एक जीन रीजन होगा। किसी का जो है कान लंबा है तो उसके लिए भी जो है एक जीन रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीन का जो है, हर एक जीन का जो है अपना अपना जो है कैरेक्टर्स होता है और वही उस चीज को, उस कैरेक्टर को जो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि देयर इज नो सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड ट्रेट। यहां पे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जीन और ट्रेट्स के बीच में एक सिंपल सा रिलेशनशिप होता है। मीन ट्रेट्स क्या हो गया, क्वालिटीज, दैट्स ए कैरेक्टरिस्टिक। एक कैरेक्टर्स, एक क्वालिटीज और एक जीन के बीच में सिंपल सा रिलेशनशिप नहीं होता है। मीन्स ये जो है जीन के वजह से यही जो है होएगा, या फिर इस कैरेक्टर का जो रीजन जो है ये जीन है, ये इतना भी सिंपल नहीं होता है। तो नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि वन जीन में इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। वही जो है कन्वर्सली अगर हम लोग उल्टा देखें तो मेनी जीन्स में कंबाइन टू डिटरमाइन वन कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारे जीन मिल करके जो है किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशनशिप नहीं हुआ, कहीं पर जो है एक जीन मिलकर के जो है एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कहीं पर जो है बहुत सारे जीन मिलकर के जो है एक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा क्रोमोजोम्स एंड जीन के बारे में। जीन क्या होता है, इट्स ए क्रोमोजोमल पार्ट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है एक्शन ऑफ जीन। आखिर जीन का एक्शन क्या होता है, इसके वर्क्स क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जान लिए हैं कि हर एक पार्टिकुलर जीन जो है एक किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर बहुत सारे जीन मिलकर के जो है एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिर भी जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्शन ऑफ जीन्स ऑन द साइटोप्लाज्म चेंज द शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। जो हमारे जीन के एक्शन होते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरे होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ भरे होते हैं, जो टर्जिडिटी प्रदान करता है सेल को, वही तो साइटोप्लाज्म होते हैं ना। तो जीन का एक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में, वो पूरे सेल के शेप और पूरे सेल के कैरेक्टर्स को जो है डिफरेंट मोड में जो है ऑन कर देता है, उसको चेंज कर देता है। तो हमारे जीन में इतने काबिलियत होते हैं कि वो पूरे के पूरे सेल का जो है कैरेक्टर को ही चेंज कर दे, पूरे सेल का जो है शेप को ही चेंज कर दे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि नो टू सिबलिंग गेट एन आइडेंटिकल हेरिडिटी एज दे डू नॉट इनहेरिट द सेम जीन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या हो गए, भाई बहन, भाई भाई, मीन्स एक ही माँ से जो है दो संतान हुए हैं, एक ही पेरेंट्स से जो है दो संतान होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिबलिंग्स। तो दो सिबलिंग्स भी जो है कभी भी आइडेंटिकल हेरिडिटी नहीं रखेंगे, एक ही तरह के जेनेटिकल फॉर्मेशन उन दोनों का नहीं होगा, इज दे डू नॉट इनहेरिटेड द सेम जीन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और वो दोनों जो है सेम जीन जो है अपने पेरेंट्स से प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों एक ही पेरेंट्स के बच्चे होने के बावजूद भी जो है वो सेम तरह का जेनेटिक्स जो है अपने पास नहीं रखेंगे, अलग अलग तरह का हेरिडिटी उनके में होगा, अलग अलग का जेनेटिक फॉर्मेशन जो है उनमें होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स बोर्न टू द सेम पेरेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ जर्म सेल। देखो यहां पे दो वर्ड्स होता है, एक होता है डाइजाइगोटिक एंड एक होता है मोनोजाइगोटिक।
तो जायगोट क्या होता है? जायगोट होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम और स्पर्म्स का, तो इस दोनों के फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है हमारे जायगोट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अलग अलग जायगोट से जो है दो बच्चे का जन्म एक साथ हो, ठीक है, मींस एक ही मां से जो है ट्विंस होते हैं, दो बच्चे एक साथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्विंस। तो अगर मां के पेट में जो है, मां के गर्भ में जो है वो दो जायगोट का फॉर्मेशन से जो दो बच्चे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइजायगोटिक। बट वहीं पे जो है अगर किसी एक जायगोट से जो है उसका डिवीजन हो गया है, वो दो हिस्से में बट गए हैं ड्यू टू एनी रीजन, और उसके बाद जो है उससे दो बच्चे का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोजायगोटिक। मोनो मीन्स एक और जायगोटिक मीन्स जायगोट मीन्स एक ही जायगोट से बना हुआ। डाइजायगोटिक मीन्स डाई मीन्स टू एंड जायगोटिक मीन्स जायगोट, दो अलग अलग जायगोट से बने हुए। तो यहां पे दो तरह का टर्म आ गए, डाइजायगोटिक ट्विंस एंड मोनोजायगोटिक ट्विंस। तो डाइजायगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो सेम पेरेंट से बोर्न होते हैं, लेकिन उसका जो है जर्म सेल अलग होता है, अलग जो है उसका ओवम्स होते हैं, अलग जो है स्पर्म्स होते हैं, इसलिए उसका जीन्स जो है कभी भी सेम नहीं होगा। ओके, उसके जो है हेरिडिटी सेम नहीं होंगे। वहीं पे जो है जो दूसरी लाइन में कह रहा है कि आइडेंटिकल और मोनोजायगोटिक ट्विंस डेवलप्स फ्रॉम द सेम स्पर्म्स एंड ओवम। जो मोनोजायगोटिक है, क्योंकि जो है एक ही जायगोट से जो है उसका डिवीजन हुआ है, एक ही स्पर्म सेल और एक ही ओवम से जो है जायगोट बना, और उसी जायगोट का जो है दो पार्ट में डिवीजन हो गया, और उसी से जो है फिर बच्चे का फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पर जो है उसका जेनेटिक्स फॉर्मेशन सेम होगा, उसका हेरिडिटी जो है सेम होगा। बहुत सारे ऐसे ट्विंस को जब तुमने देखा होगा तो उसका सेम फिजिकल फॉर्मूला होता है, सेम जो है स्टेमिना होता है, देखने में सेम होता है, करता समय सब कुछ सेम टू सेम होता है। तो वैसे जो बच्चे होते हैं वो ट्विंस जो होते हैं वो मोनोजायगोटिक होते हैं, मींस एक ही जायगोट से जो है डिवीजन होने के बाद जो है दो बच्चे का फॉर्मेशन हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग लाइन देख रहे हैं वो कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेट इज नॉट ओनली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। जो हमारे क्वालिटीज हैं वो सिर्फ हमारे जीन प्रभावित नहीं करते हैं, हमारे जीन जो है सिर्फ उसको डिटरमाइन नहीं करते हैं, बट ऑल्सो ड्यू टू देयर डोमिनेंट और रिसेसिव नेचर। देखो, जब तुमने जो है 12th में जो है जेनेटिक्स वाले चैप्टर को पढ़े होगे, तो वहां पे एक चैप्टर था, एक टॉपिक था मेंडल के बारे में, ठीक है। तो मेंडल जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं पी के ऊपर, मीन्स मटर के पौधे के ऊपर, अलग अलग तरह के मटर के पौधे को जो है वो क्रॉस ओवर करवाते हैं, और उसके बाद जो है उसका रिजल्ट को देखते हैं। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो जो है आ जाते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो नीचे दब जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात होता है कि जो कैरेक्टर्स जो है डोमिनेंट होते हैं वो पर्सन में आते हैं, और जो कैरेक्टर जो है रिसेसिव होता है, मीन्स छोटा होता है, नीचे होता है, वो वहां पे दब जाते हैं। तो एलवेज डोमिनेंस कम अपर साइड एंड रिसेसिव गोन इन डाउन साइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कलर वॉज ट्रेडिशनली डिस्क्राइब्ड एज ए सिंगल जीन ट्रेट। जो हमारे आंख का कलर होता है वो क्या होता है, एक सिंगल जीन से जो डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि विथ ब्राउन आई बीइंग डोमिनेंट ओवर ब्लू आई। अगर दो आदमी है, किसी का जो है मीन्स दो पेरेंट्स है, अगर माता का जो है ब्राउन आई है और पिता का जो है ब्लू आई है, ठीक है, ब्राउन और ब्लू, तो यहाँ पे ब्राउन आई जो है हमेशा डोमिनेंट रहेगा, मीन्स बच्चे जब भी होंगे तो उसमें जो है हमें ब्राउन आई देखने को मिलेंगे, ब्लू आई देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहां पर भी एक फिनोमिना होता है रेशियो का, मीन्स 3:1। इस तरीके से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जिसके बारे में हम लोग को जेनेटिक्स में पढ़ना होता है, मीन्स इसका कितना रेशियो होगा कि ब्राउन आई होने का जो है रेशियो इतना होगा, और जो है ब्लू आई होने का रेशियो इतना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। तो हमारे जीन ही सिर्फ प्रभावित नहीं करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, इसका जो है डोमिनेंस और रिसेसिव किसका, हमारे कैरेक्टर्स का, हमारे क्वालिटीज का जो है जो डोमिनेंसी है वो भी प्रभावित करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को, हमारे क्वालिटीज को। ओके, यहां तक समझ में आया ना, समझ रहे हो? तो यहीं पर जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इसी के कंटिन्यूटी को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन है वो कह रहा है कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेक्स लिंक्ड। कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं, कुछ क्वालिटीज होते हैं वो सेक्स से लिंक्ड होते हैं। सेक्स लिंक्ड का मतलब हो गया किसी पार्टिकुलर जेंडर को प्रभावित करते हैं। ओके, यहां पे कह रहा है कि वन सेक्स शो द कैरेक्टरिस्टिक,
एक जेंडर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, while द अदर सेक्स नॉट apparently affected इज द कैरियर, और वही जो दूसरा सेक्स होता है वो इससे इफेक्ट नहीं होता है और वो कैरियर बन जाता है। कैरियर मीन्स क्या होता है? ढोने वाला, ठीक है। मीन्स उसको जीन में एबनॉर्मलिटी होगा बट उसके जो है सिम्टम उस बॉडी में शो नहीं करेंगे, सिर्फ वो उसका कैरियर बन के रह जाएगा। मीन्स वो जीन जो है, वो एबनॉर्मलिटी जो है उसके अंदर कैरी होंगे, बस उसका सिम्टम जो है उसके बॉडी में शो नहीं होगा। इट्स ए कैरियर। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है, पहला है कलर ब्लाइंडनेस का और दूसरा है हेमोफीलिया का। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस का। तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है, डॉटर बिकम कैरियर ऑफ दिस डिजीज फॉर सन। जो बेटियां होती है, जो डॉटर्स होती है, वो इस डिजीज को कैरी करती है और वो अपने बेटे को जो है ट्रांसफर करती है, ठीक है। मान लो कि एक पेरेंट्स है, एक माता है और पिता है, उनमें से जो है पिता को जो है वो इस डिजीज को जो है प्रभावित कर चुका है, तो इससे जो उसकी बेटी होगी उसको कोई डिजीज नहीं होगा, परंतु इसका जीन जो होगा वो ट्रांसफर हो चुका होगा। ये जीन जो है उसमें चला गया है परंतु उसमें कोई भी सिम्टम देखने को मिलेगा नहीं। बट आफ्टर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, उसके बेटी का जो है शादी होने के बाद जब उसको सन होंगे, मीन्स उसको जब बेटा होगा, तो फिर ये जीन जो है उसके बेटा में ट्रांसफर होगा और फिर उसके बेटे को जो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। किसके सिम्टम? कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स। ओके, उसी तरीके से जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग के सामने आता है वो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो जम नहीं पाता है, जिसके कारण से जो है लगातार ब्लड जो है बहते चला जाता है। तो ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है अकर इन वुमेन ट्रांसमिटिंग फ्रॉम देयर सन। ये मेनली जो है ओमेन में होता है, परंतु जो है वो किससे ट्रांसफर होता है? वो बेटे से ट्रांसफर होता है, वो सन से ट्रांसफर होता है। मीन्स जो है अगर किसी के माँ और बाप को जो हेमोफीलिया है, ठीक है, मेनली माँ को ही होगा, तो अगर किसी के माँ को जो है हेमोफीलिया है तो वो जब उसके बेटे होंगे तो उसका जीन जो है ट्रांसफर होगा बेटे को, लेकिन ये बेटे में शो नहीं करेगा। ओके, फिर से जब बेटे जो है शादी करेगा तो शादी करने के बाद जब उसकी बेटी होगी, ठीक है, तो उसके बेटी में ये जीन जो है ट्रांसफर हो जाएगा और उसका जो है ये डिसऑर्डर वाले सिम्टम जो शो करना शुरू कर देगा। तो ये था हमारा कुछ ऐसे डिसऑर्डर, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे क्वालिटीज जो कि सेक्स रिलेटेड होते हैं, सेक्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि हेरिडिटी इज द बेसिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का एक बेसिक सा चीज है, मींस बेस है, पिलर्स है। इट इज लाइक द रॉ मटेरियल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट आउट ऑफ विच द पोटर और टेलर प्रिपेयर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये एक रॉ मटेरियल है। हेरिडिटी क्या हो गया? एक तरह का रॉ मटेरियल, मींस जो मटका होता है, मटका का मिट्टी है क्या चीज? हेरिडिटी। और वो जो है अब कौन से कलाकार के पास जाएगा, कौन से आर्टिस्ट के पास जाएगा और वो उसको किस तरीके से मॉडिफाई करेगा और क्या उस चीज से बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो आर्टिस्ट कैसा है और किस तरीके का जो है वो डिजाइन करता है। ओके, तो एनी अमाउंट ऑफ मोल्डिंग्स एंड ट्रीटमेंट विथ अ स्पेशल प्रोसेस विल स्टिल रिटेन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो चाहे मटके को कितने भी सुंदर से बना दो, कितनी भी डिजाइन उसमें काट दो, क्या होगा? वो मटके का जो रॉ मटेरियल है वो मिट्टी ही रहेगा, वो मिट्टी बदल के सोना नहीं हो जाएगा। तो हम उससे नए नए चीज, बहुत अच्छे अच्छे चीज जो है बना सकते हैं, बहुत बुरे बुरे चीजें बना सकते हैं, लेकिन जो है उसका जो रॉ मटेरियल है उसको बदला नहीं जा सकता। मींस इंसान के हेरिडिटी को बदला नहीं जा सकता है। ओके, उससे जो है बहुत सारे चीज जो है डिटरमाइन करके जो है उससे नए नए चीज बनेंगे, परंतु उसके जीन को, उसके हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जो है यहाँ पे पूरे तरीके से जो है हेरिडिटी के बारे में जाने कि हेरिडिटी क्या होता है, किस तरीके इसका मैकेनिज्म होता है और इसके अंदर जो है जो हमारे जीन और क्रोमोसोम के पार्ट है उसके बारे में भी जो है हम लोग जाने, और इसके डिसऑर्डर के बारे में भी जो हमने पता किया कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं, जैसे कि जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जान लिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कुछ डिजीज के बारे में जान लिए, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया और जो है हेमोफीलिया हो गया।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के माध्यम से ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज है जो इन्फ्लुएंस होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल सा चीज है, तुम दिमाग में रख सकते हो, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो जेनेटिक फैक्टर के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जैसे हो गया पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो जीन डिटरमाइन करता है कि किसी भी पर्सन का हाइट क्या होगा, वेट क्या होगा, ओबेसिटी, टोन ऑफ वॉइस, ब्लड प्रेशर, टूथ डीके, ठीक है, एथलेटिक एबिलिटी, फर्मनेस और हैंडशेक, एक्टिविटी लेवल एंड एज ऑफ डेथ। ये सारा चीज क्या डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लेवल पे। फिर होता है इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा मानसिक लेवल का कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि मेमोरी, कौन सा पर्सन जो है कितने अच्छे तरीके से जो याद कर पाता है। कोई कोई स्टूडेंट होता है तुरंत याद कर लेता है, कोई कोई स्टूडेंट होता है उसको याद ही नहीं होता है, कितना भी वो रट ले याद नहीं होगा। फिर होता है इंटेलिजेंस के माध्यम पे, तो जेनेटिक जो है इंटेलिजेंस को भी जो है डिटरमाइन करता है। एज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, इस चीज के बारे में भी डिटरमाइन करता है। रीडिंग डिसेबिलिटी, पढ़ नहीं पाना, ये सब चीज को भी जो है डिटरमाइन करता है। तो नेक्स्ट जो जेनेटिक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम बात करें तो वो हो गया पहला साइनेस। साइनेस क्या हो गया? शर्म आना। कौन सा बच्चा जो है कितना ज्यादा शर्माता है, कौन सा बच्चा बिल्कुल नहीं शर्माता है, एकदम दौड़ दौड़ चला जाएगा कहीं भी। क्लास में भी तुम देखते होगे कि किसी बच्चे को जो है ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखने को भेज दिया तो बहुत ज्यादा शर्माएगा, ओ मैं नहीं जाऊंगा, आगे लड़की बैठी हुई है या वो बैठा हुआ है, कोई देख रहा है, तो बहुत ज्यादा शर्माता है। ये भी जो है जेनेटिक फैक्टर काम करते हैं। फिर एक्स्ट्रावर्सन, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। इमोशनलिटी, बहुत सारे इमोशनल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत पे रोज आएंगे। कोई कोई जो कुछ भी दे दो, गाली भी दे दो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनलिटी का भी फैक्टर काम करता है। फिर न्यूरोटिसिज्म होते हैं, फिर सिजोफ्रेनिया होता है, फिर एंजाइटी होता है। तो एंजाइटी भी जो होते हैं वो कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को तुरंत गुस्सा आ जाएगा और मारने पीटने पर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसको तुमको समझ में नहीं आएगा। फिर हम लोग जब 3rd ईयर में जाएंगे तो वहां पर भी जो है मेंटल हेल्थ को हम लोग को देखना होता है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का जो है पता चलेगा और बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से जो है मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाकर के हमने जो है हेरिडिटी के बारे में पूरी तरीके से हमने जाना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। तो इस जो लेक्चर था इसमें 2 टॉपिक था, पहला था हेरिडिटी और दूसरा था इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, हमारे फिजिकल फेनोमिना को, हमारे स्टेमिना को, वो हम लोगों ने देखा हेरिडिटी में। अब देखते हैं इन्वायरमेंट किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी को, हमारे नेचर को, हमारे क्वालिटी को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन कर रहा है कि फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू not only what happened after birth is important, but what goes on inside the womb of the mother after conception is equally significant। यहाँ पे क्या मतलब कर रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जब बच्चे जन्म हो गए, जन्म होने के बाद जो है जब वो इन्वायरमेंट में आ गए तो उसी को हम लोग इन्वायरमेंट कहेंगे। नहीं, जब बच्चे जो है मां के कोख में हैं, मां के यूटेरस में हैं, तो यूटेरस का भी जो इन्वायरमेंट होगा वो भी इन्वायरमेंट होगा। ओके, तो यहां पे हम लोग सारे इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, सिर्फ बाहरी इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि इन्वायरमेंट कवर द सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो इन्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज कवर करता है, किसी भी पर्सन का सोशल फिनोमिना क्या होगा, सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, उसके मोरल्स क्या होंगे, वो चोर बनेगा या फिर बहुत अच्छे आदमी बनेगा, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगा, जिस तरीके के वो इन्वायरमेंट में रहेगा उसी तरीके का वो सोचेगा, ठीक है। अगर अमीरों के घर में पैदा होंगे तो बिजनेस जानेंगे, ओके। अगर वो गरीबों के घर में पैदा होंगे तो फिर वही होगा कि किस तरीके से जॉब लेना है, किस तरीके से जो है हमको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है या फिर कुछ करना है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल लेवल पे किस तरीके का वो सोचता है, किस तरीके से जो है उसके एनवायरमेंट जो है उसको पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो है उसको प्रभावित करती है, उस तरीके से जो उसका पॉलिटिकल नॉलेज होगा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा।
और जो है उसके इंटेलेक्चुअल फैक्टर भी जो है किस तरीके से काम करते हैं, उसके फिजिकल भी जो है किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके के एनवायरनमेंट में जो है वो कौन से फूड को खाता है, किस तरीके का न्यूट्रिशन लेता है, ये सारे चीज डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन के डेवलपमेंटल प्रक्रिया को। ओके, तो ये सारे चीज जो है प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के डेवलपमेंट को, कि उसका डेवलपमेंट जो है जिस इन्वायरमेंट में होगा उसी तरीके का जो है वो बन जाएगा। ओके, तो ये था एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट लाइन है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मीन्स एक डेफिनेशन देने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, साइकोलॉजी के लेवल पे तो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट द जीन। इन्वायरमेंट सभी चीज को प्रभावित करेगा सिवाय जीन को, क्योंकि हमने पहले ही बोला है जीन क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है, मटके का मट्टी है, इसको बदला नहीं जा सकता, इसको तुम बना दो एनवायरमेंट में रह करके जो है कितने भी तरीके से उसको जो है चेंज कर दो, बस जो अंदर का जीन होगा वो जीन सेम ही होगा। तो नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है कि एनवायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। जो एनवायरमेंट जो है वो बाहर के सारे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, वो किस तरीके से बोलेगा, वो किस तरीके से जो है हंसेगा, किस तरीके से चलेगा, उसके मोरल्स क्या होंगे, उसके क्वालिटीज क्या होंगे, उसके अच्छे गुण क्या होंगे, उसके बुरे गुण क्या होंगे। तो इन सारे चीजों को जो है प्रभावित करेगा। कब से? जब से वो जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद से जो है उसके जितने भी आउटसाइडर फैक्टर्स हैं वो सारे उसको जो है प्रभावित करेंगे, उस सारे को जो है इन्फ्लुएंस करेगा क्या, एनवायरमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं वो है टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, कि जो है एनवायरमेंट का जो है कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो है 3 तरह के टाइप्स को देखेंगे। पहला होता है इंट्रासेलुलर, सेकेंड होता है इंट्रायूटेराइन, और थर्ड जो होता है वो होता है फिजिकल एनवायरमेंट। तो हम लोग सबसे पहला जो है टाइप्स को देखते हैं वो है इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट। इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, इंट्रा प्लस सेलुलर। इंट्रा मींस इनर साइड और सेलुलर मींस सेलुलर लेवल पे। तो सेल के अंदर का एनवायरमेंट, ये किस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के लेवल पे जा रहे हैं, कि जब जो है किसी बच्चे का लेवल जो है एम्ब्रायोनिक लेवल पे होता है, मींस सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, हम लोग उस एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, then the cytoplasm is in the intracellular environment because the genes surrounded by it are influenced by and in turn influence its characteristic। तो जब इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, क्योंकि सेल के जो है न्यूक्लियस होता है, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे जो है जीन्स होते हैं। तो जीन्स के बाहर क्या होंगे सेल के अंदर, वो हो जाएंगे साइटोप्लाज्म। तो किसी भी जो है इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट का बात जब हम करें तो वो वहां का क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो यही साइटोप्लाज्म जो है उसको घेरे हुए रहता है और यही जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक को क्या होगा। मान लेते हैं कि किसी भी सेल का जो है साइटोप्लाज्म है, अगर उसका एसिडिटी बढ़ जाता है, मींस पीएच जो है घट जाता है और पीएच जो है बढ़ जाता है, तो सिंपल सी बात है उसका असर जो है उसके जीन पे भी पड़ेगा। कब, एम्ब्रायोनिक लेवल पे। तो यहाँ पे जो है जिस एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सेलुलर एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स आल्सो प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर इन्फ्लुएंस। तो जब भी सेलुलर लेवल पे बात होगी तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी उस सेल को प्रभावित कर सकते हैं, जो हार्मोन से जो वहां से रिलीज होते हैं वो भी जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से चीज इन्फ्लुएंस करेंगे, पहला जो चीज है वो हो जाएगा वहां का साइटोप्लाज्म, और सेकेंड जो हो जाएगा वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स जो है इसको अफेक्ट कर सकते हैं। किसकी एनवायरनमेंट में, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट जो सेकेंड वाला एनवायरनमेंट है वो है इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट। इंट्रा यूटेराइन मींस इंट्रा मींस इनर और यूटेराइन मींस यूटेरस, मींस जो है मां के गर्भ के अंदर जब बच्चे होते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट जो है किस तरीके से एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा। ओके, इट शेल्टर द बेबी ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ। जब बच्चे जो है वो माँ के पेट में होते हैं, प्रीनेटल लाइफ होता है, मींस जब वो जन्म नहीं हो चुका होता है, तो उससे पहले का जो लाइफ होता है वो क्या होता है, वो माँ का पेट जो है, माँ का गर्भ भी जो है उसका शेल्टर्स होता है, उसका होम होता है। इन द ओम्ब द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड।
ओके, एंड अटैच टू द मदर्स बाय द अम्बिलिकल कोर्ड्स। जो चाइल्ड होता है वो माँ के गर्भ में जो है, यूटेरस में जो है, एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में जो है घिरा होता है। ओके, और वो जो है, जो बच्चे होते हैं उसका जो नाभि होता है उसका अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से जो है वो माँ और बच्चे जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वहीं से जो है उसका फूड भी जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है। मीन सारे न्यूट्रिशन जो है अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से जो है बच्चे को पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो डिपेंड ऑन द नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द मदर। तो जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, उसके ग्रोथ जो है किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वहां के नरिशमेंट में, कि किस तरीके का नरिशमेंट जो है अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से जो है बच्चे को पहुंच पा रहा है। अगर मान लो कोई मदर जो है वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है, वो अच्छा से जो है न्यूट्रिशन नहीं लेगा, अच्छा से जो है फूड नहीं खाएगी, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो बच्चा होगा वो कमजोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट इटीसी ऑल इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंटल ऑफ द चाइल्ड। तो जब जो है कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, उस समय उसका फिजियोलॉजिकल लेवल क्या होता है, उस समय उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, उसके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसके हैबिट्स क्या होते हैं, वो सारे चीज जो है एक बच्चे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर माँ बीमार है तो सिंपल सी बात है बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। अगर माँ का जो है साइकोलॉजिकल लेवल खराब है तो सिंपल सी बात है कि बच्चे में भी उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जब बोला जाता है कि जब भी कोई माँ प्रेग्नेंट होती है, जब भी जो है कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, उस समय बोला जाता है कि अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे म्यूजिक सुनो, अच्छे बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, या फिर जो है अच्छे अच्छे खाना खाओ जो कि न्यूट्रिशन फुल है। तो इससे क्या होता है, इसका प्रभाव जो है बच्चे पे पड़ता है। तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल्स मींस क्या होता है, बाहरी इन्वायरमेंट्स। ओके, तो इसको भी जो है 3 काइंड्स में जो है डिफरेंशिएट किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट, सेकेंड है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एंड थर्ड है साइको सोशल इन्वायरमेंट। तो इस तीनों के बारे में जो है हम लोग एक एक कर करके देखेंगे कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, और साइको सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, और किस तरीके से जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल इन्वायरमेंट मींस, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, हाउसिंग, सॉइल, क्लाइमेट, हीट, लाइट, रेडिएशन, नॉइज etc form the physical environment. This affect the body and mind of the growing child. जो बच्चा है वो किस तरीके का फिजिकल इन्वायरमेंट में रहता है, कहाँ पे वो स्नान करता है, कहाँ पे जो है वो खाना खाता है, उसके रिलेटेड जो है कौन से लाइट्स होते हैं, कौन से जो है वहां पे नॉइज होता है, या फिर वो किस रेडिएशन में रह रहा है, वो सारा चीज जो एक बच्चे पे असर करता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि दस इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ए डिसेंट होम एंड लोकेलिटी फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो एक बच्चे को सही से जो है उसका विकास करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो है उसको एक बहुत अच्छा घर होना चाहिए, उसके लोकेलिटी में अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए, वहां का जो है मेंटल हेल्थ जो है बच्चे को सही होना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा है, वहां जो है उसके चारों तरफ जो है, चारों तरफ से जो है ध्वनि आ रही है, बहुत ही साउंड्स आ रहे हैं, पूरा जो कभी ट्रेन का आवाज आ रहा है, कभी जो है कुछ चीज का आवाज आ रहा है, तो बच्चे का जो है मेंटल स्थिति खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज जो है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो भी डिटरमाइन करता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, किसी भी पर्सन के जो है उसके पर्सनालिटी को। नेक्स्ट जो होता है वो है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल क्या हो जाता है, ये हो जाता है लिविंग थिंग। तो हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके के लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे इट रेफर टू द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ मेन एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वो किस तरीके के लिविंग थिंग्स के बीच में रहते हैं, कौन से प्लांट्स के बीच में रहते हैं, कौन से एनिमल्स के बीच में रहते हैं, या फिर वहां पे कैसे कैसे तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। तो इट इज नेसेसरी दैट द चाइल्ड बी अलाउड टू ग्रो इन ए गुड हेल्दी बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। ये बहुत जरूरी है कि किसी भी बच्चे को जो है एक बहुत अच्छे तरीके का जो है गुड हेल्दी एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट में रखा जाए। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि द चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डिजीज कैरिंग एजेंट
बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंड जर्म्स। ओके, जो बच्चे हैं उसको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखना है जहां पे जो है बहुत सारे डेंजरस बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, बहुत ज्यादा गंदगी हैं, जर्म्स हैं। तो इन सभी एनवायरनमेंट से जो है क्या करना है, बच्चे को बचाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट कर रहा है साइको सोशल एनवायरनमेंट। तो साइको सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, साइको एंड सोशल, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी। तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन है वो कह रहा है कि इट इंक्लूड्स कल्चरल वैल्यू, कस्टम्स, हैबिट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, मोरल, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी। किस तरीके से जो है एक बच्चा अपने कल्चर के प्रति जो है जुड़ाव महसूस करेगा, उसके कल्चर्स क्या होंगे, उसके वैल्यूज क्या होंगे, उसके कस्टम्स क्या होंगे। कस्टम्स क्या होता है, जो पुरानी धारणाओं जो है चली आ रही होती है उसको कहते हैं हम लोग कस्टम्स। हैबिट्स उसके क्या होंगे, उसके बिलीफ्स क्या होंगे, उसके एटीट्यूड किस तरीके का होगा, उसके मोरल्स क्या होंगे, उसके रिलीजन क्या होंगे, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरीके का फॉलो करेगा, वो डिपेंड करते हैं उसके साइको सोशल एनवायरनमेंट में। उसके साइको सोशल एनवायरनमेंट किस तरीके का है, कहां पे वो जन्म लिया है, किस रिलीजन में जन्म लिया है, किस तरीके का इन्वायरमेंटल वहां का जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है उसके साइको सोशल एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट कर रहा है कि पेरेंट्स, मेंबर ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेबर, टीचर, मास कम्युनिकेशन एंड रिक्रिएशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट में जो है ये सब चीज भी जो है मायने धरता है कि उसके फैमिली कैसा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके क्लासमेट्स कैसे हैं, उसके नेबर कैसे हैं, उसके टीचर्स और मास कम्युनिकेशन किस तरीके का है। तो जिस तरीके के उसके पेरेंट्स होते हैं तो ज्यादा मामले में जो है बच्चे अपने पेरेंट्स के तरह ही बन जाते हैं। उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, अगर उसके फ्रेंड्स ही बदमाश होंगे तो सिंपल सी बात है कि बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी चीज देखना है कि वो किस तरीके का साइको सोशल एनवायरनमेंट में रह रहा है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने हेरिडिटी के बारे में सारी चीज को जाना कि हेरिडिटी क्या होता है और किस तरीके से जो है एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। और फिर हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में जाना कि इन्वायरमेंट जो है किस तरीके से एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लोग जानते हैं कि इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से होते हैं, रिलेशनशिप किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे, वो कह रहा है कि ईच पर्सन इनहेरिट ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रो अप इन ए यूनिक एनवायरनमेंट। हर एक आदमी, हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन जो है अपने पेरेंट्स से जो है विरासत में कुछ क्वालिटीज लाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाते हैं। और हर एक आदमी को जो है अपना स्पेशल एनवायरनमेंट होता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट में वो जन्म लिया है। सबका जो है अपना यूनिक एनवायरनमेंट होता है। फिर देयर एक्शन एज चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके का एनवायरनमेंट में रह रहा है, चाहे वो बचपन का लेवल हो चाहे वो एडल्ट का लेवल हो। तो बचपन में वो किस तरीके का उसका स्वभाव है, किस तरीके से वो कामकाज करता है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, या फिर जब वो एडल्ट होता है उसके बाद वो किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होता है, किस तरीके का वो सोचता है। ये सब चीज जो है डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में जो है रहा है, या फिर कौन से हेरिडिटी से वो आया है और कौन से इन्वायरमेंट में वो रहा है। ये दोनों चीज मिल करके जो है किसी पर्सन के बिहेवियर, किसी पर्सन के एटीट्यूड, किसी पर्सन के पर्सनालिटी, उस सभी चीज को डिटरमाइन करता है। ओके, तो यही था क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में जो है इंटरेक्शन क्या होता है। तो दोनों चीज का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पर्सन के इंडिविजुअलिटी को बनाने में। ओके, तो नेक्स्ट लाइन यहां पे आ रहा है कि द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड सिस्टम इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड फ्रॉम वन ह्यूमन ट्रेट और कंडीशन टू अनदर। तो जितने भी पर्सन से, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उसके हेरिडिटी भी डिफरेंट होते हैं, उसके इन्वायरमेंट भी डिफरेंट होते हैं, और सबका जो है रिलेटिव इन्फ्लुएंस जो है अलग अलग होता है। ओके, अलग अलग हेरिडिटी और अलग अलग इन्वायरमेंट के होने के कारण जो है हर एक ह्यूमन का जो है क्वालिटीज अलग होंगे, हर एक ह्यूमन का जो है कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। और ये दोनों चीज जो है
चाहे वो हेरिडिटी हो या फिर इन्वायरमेंट हो, ये दोनों चीज जो है एक इंडिविजुअल के इंडिविजुअलिटी पे असर करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस। जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है वो एक इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस है, मींस वो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। दोनों फोर्सेस के मिलने के वजह से ही जो है किसी पर्सन के इंडिविजुअलिटी का निर्माण होता है। इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्टिक एबिलिटी लाइक म्यूजिक। हेरिडिटी सप्लाई द पोटेंशियल टैलेंट्स व्हाइल फेवरेबल एनवायरनमेंट ब्रिंग इट आउट। अब देखो, मान लो कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसको विरासत में जो एक बहुत सुंदर गला मिला, जिसको एबिलिटी है कि वो सुंदर गा सकता है, ठीक है, मींस वो सुंदर गाएगा, गा सकता है, उसके गला जो है बहुत सुरीला गाता है, ठीक है। तो वो किसका देन है? वो उसके विरासत में मिला है, वो उसको जेनेटिक से मिला है, हेरिडिटी का देन है। अब डिपेंड करता है कि उसको मिल तो गया है, अब उसका एनवायरनमेंट क्या होगा। अगर मान लो कि उसका एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का होगा कि वहां के लोग जो है गाना पसंद ही नहीं करेंगे, या फिर नहीं चाहता है कि उसका बेटा या बेटी जो है वो गाना गाए, वो सिंगर बने, तो क्या होगा? क्या वह पर्सन जो है एक सिंगर बन पाएगा? क्या उसका टैलेंट का वैल्यू होगा? नहीं होगा। ओके, तो यहां पे ये दोनों चीज मायने धरता है कि हेरिडिटी के आने के बाद एनवायरनमेंट उसको मिल पाएगा तभी। अगर उसको सही से एनवायरनमेंट मिल जाता है तो हो सकता है वो बहुत बड़ा जो है सिंगर बन जाए। अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो फिर उसके पास टैलेंट रहने से भी जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस हैं। यहां पे इसी बात को समझाने का कोशिश किया गया है। तो नेक्स्ट लाइन यहीं पे कह रहा है कि एक लाइन है बहुत अच्छा कि हेरिडिटी सप्लाई द पोटेंशियल टैलेंट। हेरिडिटी जो है पोटेंशियल टैलेंट को सप्लाई करता है, व्हाइल फेवरेबल एनवायरनमेंट ब्रिंग इट आउट। और जब फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको मिलता है तो ये सारे टैलेंट जो है उभर उभर के सामने आ जाते हैं। यस, दैट मैन हैज ए दैट टैलेंट्स एंड दिस नीड ऑफ दैट मच ऑफ एफर्ट टू मेक ए मच ग्रेटर ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे लाइन आ रहा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का जो है मेन रोल होता है, दोनों का जो है मेन कैरेक्टर्स होता है किसी भी बच्चे के बिहेवियर को बनाने में। टेम्परामेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे बिहेवियर, किसी के बच्चे का जो है बिहेवियर किस तरीके का होगा, किस तरीके का उसका टेम्परामेंट होगा, उसमें दोनों का रोल होता है कि उसका हेरिडिटी किस तरीके का है और वहां का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके का है। हेरिडिटी ले डाउन द इसेंशियल फाउंडेशन व्हाइल एनवायरनमेंट कैन चेंज दिस फाउंडेशन फॉर ए बेटर और रोज। तो जो हमारा हेरिडिटी है वो क्या करता है? वो मेन पिलर को बनाता है, मेन फाउंडेशन को बनाता है। फिर जो इन्वायरमेंट क्या करता है, अब उसका काम होता है कि उस पिलर को जो है बहुत बढ़िया चीज बनाना है या फिर जो है बहुत खराब चीज बनाना है। समझ रहे हो? अगर मान लो कि किसी के हाथ में चाकू दिया जाए तो हो सकता है कि वो उस चाकू से जो है खाना बनाना शुरू कर दे, अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दे, या फिर उसका गुंडाई करना शुरू कर दे, किसी को जाके भौंक दे, मारपीट कर दे। तो दोनों डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है और फिर जो है हेरिडिटी कैसा है। ओके, नेक्स्ट यहीं पे जो है इसी का कंटिन्यूटी अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ पॉइंट और हैं जो कि लास्ट स्लाइड है ये। तो यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है कि हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक ट्रेट बट द एनवायरनमेंट शेप देम। हेरिडिटी जो है बेसिक क्वालिटीज जो प्रदान करता है बट एनवायरनमेंट जो है उसको शेप करता है। गुड ट्रेट्स इन ए गुड एनवायरनमेंट लीड टू ए ग्रेट आउटकम। तो देखो ये एक बहुत अच्छा लाइन है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास अच्छे क्वालिटीज हैं, गुड ट्रेट्स हैं, अगर तुमको गुड एनवायरनमेंट भी मिल गया तो तुम उसका जो है बहुत अच्छे से आउटकम निकाल पाओगे या बहुत अच्छे से चीजों को बना पाओगे। लेकिन पुअर ट्रेट्स कांट बी मेड परफेक्ट इवन विद द बेस्ट एनवायरनमेंट। लेकिन जिसके पास वो टैलेंट्स नहीं है, जिसके पास जो है वो ट्रेट्स नहीं है, उसको अगर अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल जाए तो वो कुछ खास नहीं कर पाता। अगर मान लो हम लोग सिंगर का जो है एग्जांपल लिए थे, अब किसी पर्सन के पास जो है वो गला ही नहीं है कि उससे सुरीला आवाज निकलता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से सिंगर बनेगा? मान लेते हैं कि किसी का गला अच्छा नहीं है और उसको जाके हम जो है सिंगर के कॉलेज में भेज दिया जाए जहां पे सिंगर सिखाया जाता है, सिंगिंग सिखाया जाता है, तो क्या वो अच्छा गा पाएगा? नहीं गा पाएगा, क्योंकि उसका गला ही जो है सुरीला नहीं है।
एक्सेप्शन सब जगह होता है, हर एक चीज को सुधारा जा सकता है, परंतु यहाँ हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नॉर्मल चीजें की बात कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन का जो है डिसेबिलिटी है या फिर उसका गला जो है सही नहीं है, तो वो उसको एनवायरमेंट मिलने के बाद भी जो है वो गा नहीं सकता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कह रहा है कि आवर इनहेरिटेंस सेट लिमिट्स ऑन आवर पोटेंशियल। तो जो हमारा इनहेरिटेंस है वो हमारे कुछ पोटेंशियल पे जो है लिमिट्स लगा देते हैं। मान लो कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, तो क्या हो गया, वो तो उसका इनहेरिटेंस है, तो वो उसको क्या कर रहा है, उसके पोटेंशियल को जो है एक लिमिट लगा रहा है, ये पार्टिकुलर काम नहीं कर पाएगा। नो मैटर हाउ गुड द एनवायरमेंट इज, चाहे कितना भी अच्छा एनवायरमेंट क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास वो बेसिक क्वालिटीज नहीं है, वो जेनेटिक्स तुमको नहीं मिला है, वो फाउंडेशन तुमको नहीं मिला है, तो तुमको जो है अच्छे एनवायरमेंट होने के बावजूद भी जो है कुछ खास नहीं कर पाओगे। यही था इंटरेक्शन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच का। तो तुम्हें ये क्लास कैसा लगा, कितना समझे हो, क्या क्या समझे हो और क्या नहीं समझे हो, उसको कमेंट जरूर करना है। और याद रहे कमेंट करना भूलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कमेंट्स ही जो है हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट लेक्चर को बनाने में, इतना मेहनत करने में, क्योंकि हर एक लेक्चर को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। ओके, तो तुमको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, जिसको कॉलेज में अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, उसको जो है ये वीडियो शेयर करो, जरूर शेयर करो अपने ग्रुप्स में, और जो है सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।